अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? चलें जी, किसी को इनवाइट करती हूँ मैं, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग मुझे सुन सक रहे हैं। चलें, अल्हम्दुलिल्लाह आई कैन सी अ फ्यू पीपल हियर। ऑलराइट, लेट्स बिगिन। मेरा नाम मरियम मोहम्मद आरिफ है। आप में से बहुत से लोग मुझे जानते होंगे और कुछ नहीं भी जानते होंगे, तो मैं स्टार्ट करती हूँ अपने इंट्रोडक्शन से। बाय प्रोफेशन आई एम अ क्रिएटिव राइटिंग टीचर। I restarted my career since last year. I have been I have been writing since last year, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुछ मंथ से क्रिएटिव राइटिंग क्लासेस देना फिर से शुरू की हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ज़ैनब ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि मैं यहाँ लाइव सेशन लूँ, तो इंशाल्लाह इस आज के सेशन में आई विल शेयर अ फ्यू राइटिंग टिप्स विद ऑल ऑफ़ यू। तो शुरू करते हैं इंशाल्लाह। लोग आ रहे हैं, सब ज्वाइन कर रहे हैं, तो आई थिंक वी शुड बिगिन। ऑलराइट, तो अच्छा, जब बात आती है लिखने की, तो व्हाई डू वी राइट, हम क्यों लिखते हैं? व्हाई डू वी राइट एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आर देयर? चलें, तो कम्युनिकेशन की डिफरेंट टाइप्स है। देयर इज़ वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। Similarly, we can communicate by our written words. With the help of our writings, we can communicate. अब आज का जो सेशन है, उसका जो टाइटल है जो मैंने चूज़ किया था, दैट इज़ द मैजिक ऑफ वर्ड्स। तो सवाल ये पैदा होता है कि वो कैसी राइटिंग्स हों कि जिसके ज़रिए लोगों के दिलों को छुआ जा सकता है। वो कैसे अल्फाज हों कि जिनमें तासीर हो, जिनमें असर हो। तो उसी हवाले से हम कुछ बात करेंगे कि अगर आपके अंदर राइटिंग स्किल है जिसको आप इन्हांस करना चाहते हैं मज़ीद, या एज अ पेरेंट और एज अ टीचर और एज एन अडल्ट आप चाहते हैं कि आपके छोटों की राइटिंग स्किल मज़ीद ग्रूम हो, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, और ऐसा क्या किया जा सकता है कि उनकी राइटिंग्स में उनकी राइटिंग्स हार्ट टचिंग हो और अफेक्टिव हो, इम्पैक्टफुल हो। हम लोग समझते हैं जब हम किसी चीज़ की का हमें लगता है सक्सेस का कोई बहुत ही अनोखा सा या ऐसा सीक्रेट होगा जो सबको नहीं पता होगा, कोई बड़ी मख्फी से बात होगी, बहुत अनकॉमन, अनोखी, राइट? बट ऐसा नहीं होता। किसी भी सक्सेस, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, उसके पीछे उसका जो मेन जो रीज़न होता है वो बहुत ही सिंपल होता है। लेकिन क्या होता है, वो चीज़ आपने कंटिन्यूसली करनी होती है। आपके अंदर वो उस स्किल को आपने मुस्तकिल तौर पे आपने उसको ग्रूम करना होता है। तो जब हम एक अच्छे राइटर की बात करते हैं या इस बात की बात करते हैं कि राइटिंग स्किल को कैसे ग्रूम किया जाए, तो इसके लिए भी हमें नंबर 1 एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप इज़ वेरी सिंपल, एंड दैट इज़ टू रीड। अ गुड रीडर गिव्स बर्थ टू अ गुड राइटर। तो इसका यही सीक्रेट है। आप देखें, आप किसी भी अच्छे राइटर से पूछें, आप किसी भी अच्छे राइटर से उसके चाइल्डहुड के बारे में पूछें और उसके पूछें कि किस तरह उसने लिखना सीखा, तो उसका यही रीज़न है। राइटर्स के यूजुअली चाइल्डहुड का यही होता है कि उन्होंने एक अच्छा वक्त रीडिंग में गुजारा होता है। और क्योंकि देखें, जब आप अच्छा रीड करते हैं, आप डाइवर्स टॉपिक्स रीड करते हैं, तभी आपको पता चलता है कि आप किस तरह अच्छा लिख सकते हैं। और देन राइटिंग कम्स आउट ऑफ यू वेरी नेचुरली। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो यही इसका फर्स्ट सीक्रेट है। अब ये है कि एक अच्छा रीडर कौन सा होता है?
देखिए मेरा मानना ये है कि अल्लाह ताला ने हर किसी के अंदर कुछ चीज़ें ना इनग्रेन्ड रखी हुई हैं, ठीक है। तो हर किसी के अंदर वो एक चीज़ है जो वो बहुत बेहतर तरीके से कर सकता है। हर इंसान का कोई ना कोई पैशन होता है। तो मैं यहाँ पे आप सबको ये इस चीज़ के लिए नहीं कायल करूँगी कि आप सब लिखना शुरू हो जाएं। मेरा मकसद सिर्फ उन लोगों को गाइड करना है जिनको ऑलरेडी लिखने का शौक़ है और वो उसको मज़ीद वो सीखना चाहते हैं, उसको कैसे ग्रूम कर सकते हैं अपनी राइटिंग को। या एज पेरेंट्स और एज अडल्ट आपको लगता है कि बच्चों में है शौक़ और आप उसको मज़ीद इन्हांस करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ वही गाइड करूँगी, क्योंकि मेरा ये नहीं मानना कि हम किसी भी इंसान को पे किसी चीज़ को फोर्स करें। इस तरह नहीं होता। अल्लाह ताला ने हर किसी के अंदर एक शौक़, एक लगन रखी होती है और जिसमें जिस चीज़ का जुनून होता है वही उसी रास्ते हम आगे बढ़ सकते हैं। जी, तो मैंने बात की कि एक अच्छे राइटर को एक अच्छा रीडर होना चाहिए। अ गुड रीडर गिव्स बर्थ टू अ गुड राइटर। ना हाउ टू बी अ गुड रीडर, अगैन आई सेड कि इट कम्स वेरी नेचुरली। अगर आपका बहुत ज़्यादा पढ़ने का शौक़ है, आप तरह तरह की किताबें पढ़ते हैं, एक किताब सामने पढ़ी होती है, आप खुद को रेजिस्ट नहीं कर सकते, आप बस उसको लेके बैठ जाते हैं, आप पढ़ते रहते हैं। तो एक नेचुरली आपके अंदर शौक़ होता है। इसके बाद अगर आप माइंडफुली आप एक कॉन्शियस एफर्ट करना चाहते हैं अपनी राइटिंग को मज़ीद इम्प्रूव करने की, तो आपने क्या करना है। अगर आप एक कॉन्शियस एफर्ट कर रहे हैं तो इसके लिए आपको रीडिंग भी, आई विल सजेस्ट कि आप एक कॉन्शियस रीडिंग करें, माइंडफुली रीड करें। उसका क्या तरीका होता है, उसका यही है कि ऑब्वियसली अगर आपने राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करनी है तो आप अगर कोई चीज़ रीड कर रहे हैं तो यू हैव टू रीड वेरी माइंडफुली। अगर आप कोई चीज़ रीड कर रहे हैं उसमें कोई अच्छे फ्रेजेस हैं, अच्छे वर्ड्स हैं, नोट इट डाउन समवेयर। आप किसी भी राइटर से पूछें, अगर मैं भी आपसे अपना शेयर करती हूँ कि मेरे जितने भी राइटर फ्रेंड्स हैं तो अक्सर सब शेयर करते हैं, उन सबके पास एक कॉपी होती है जिसमें उन्होंने ढेर सारे न्यू वोकैबुलरी नोट की हुई होती है अलॉन्ग विद देयर मीनिंग। इसी तरह आप अपनी डायरी में डिफरेंट कोटेशंस नोट कर सकते हैं, डिफरेंट लोगों की डिफरेंट नरेशंस नोट कर सकते हैं। कोई चीज़ आपके दिल पे लगी हो तो इस तरह आपका जो एक ख़जाना होता है ना, एक ट्रेजर होता है, वो ट्रेजर बैंक आपका बन जाता है जो आपको अपने राइटिंग जर्नी में बहुत हेल्प करता है। दूसरी बात ये है कि कि अब राइटिंग इज़ लाइक अ मसल, यू नो। जिस तरह ह्यूमन बॉडी, अगर आप में से जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कि हमेशा ये बात मसल्स के बारे में की जाती है कि मसल्स को जितना यूज़ किया जाएगा वो उतना एफिशिएंट होगा। और जब हमारे ह्यूमन बॉडी मसल्स को यूज़ नहीं किया जाता तो क्या होता है, तो वो मसल्स इनएक्टिव हो जाते हैं, वो अपनी एफिशिएंसी लूज कर जाते हैं। सिमिलरली एज अ राइटर यू नीड टू प्रैक्टिस your writing muscle, like you need to make the most of your writing muscle. The more you use it, the better it would be, right? अब इसका क्या तरीका है, try to write regularly, okay? Try to write frequently. आपकी शायद नॉलेज में हो, अगर नहीं है तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। बहुत से राइटर्स का रूटीन होता है, लाइक दे स्पेंड एन आवर एवरी डे एंड दे राइट डेली, राइट? आप बहुत फेमस राइटर्स को देख लें तो दे राइट डेली, राइट? बट अगैन मैं ये भी नहीं कहूँगी कि कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल है। ऑब्वियसली अगर आप एफर्ट पुट करेंगे, आप एक चीज़ को रूटीन में करेंगे, डेफिनेटली यू नो आपको उसका नतीजा आपके सामने आएगा। लेकिन ये है कि अगर आप नहीं भी लिख रहे रेगुलरली, लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट राइट रेगुलरली। आई राइट व्हेन आई रियली फील लाइक, एंड यू नो आई राइट व्हेन एवर आई कैन राइट। But still some of the people, you know, some of my followers, some of my readers, they appreciate me a lot. They love my writing. तो मुझे बहुत पॉजिटिव फीडबैक आता है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि जिस स्टेज पर हैं आप, जितना एफर्ट कर सकते हैं, ट्राई टू डू दैट। और यू नो व्हाट, एक राइटर पता है कब लिखता है, जब राइटर कोई चीज़ को बहुत स्ट्रांगली फील कर रहा हो, तो उसके अंदर एक अर्ज होती है कि उसको अपने अंदर की बातें, अपने अंदर के ख्यालात दूसरों को बताने हैं। तब वो तब उस राइटर के लिए राइटर रेजिस्ट नहीं कर सकता, वो बस लिख कर ही रहता है। तो यूजुअली आई थिंक हमारे थॉट्स होते हैं, हमारे अंदर की टेंडेंसीज होती हैं जो हमारी राइटिंग्स को डायरेक्ट कर रही होती हैं। और इसी तरह अगर हम बात करें कि क्या लिखना है, आप कैसे चूज़ करें कि आपको क्या लिखना है, उसकी भी यही सजेशन है, राइट अबाउट समथिंग विच यू स्ट्रांगली फील। क्योंकि जब आप किसी ऐसी चीज़ के बारे में लिखते हैं जो आप बहुत ज़्यादा जो आपके हार्ट से बहुत क्लोज है, जो आपको बहुत जिसको आप फील करते हैं, तब आप उसके साथ उसका हक अदा कर सकते हैं।
आप उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिख सकते हैं। आप अपनी राइटिंग को बहुत ही बेहतर तरीके से अपनी फीलिंग्स, अपने एहसासात की तर्जुमानी कर सकते हैं। इसी तरह यही वजह है कि बहुत से लोग जब अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में लिखते हैं, जब अपनी पर्सनल राइटिंग्स होती है जिसमें अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अपने एहसासात को लिखते हैं, तो बहुत अच्छा लिखते हैं कंपेयर टू फिक्शन। तो इसकी यही रीज़न है कि जो चीज़ आपने जितनी आपने फील की होती है, जिससे आप जिन मराहल से आप गुजरे हुए होते हैं, आप उसको बहुत बेहतरीन तरीके से लिख सकते हैं। तो अगर आप इफ़ यू आर बिगनर, अगर आप इस जर्नी पे अभी आपने अपने सफ़र का आगाज़ किया है, तो मैं आपसे ये सजेस्ट करूँगी, और आप चाहते हैं कि आप अपनी राइटिंग को बेहतर बनाएं, तो स्टार्ट विथ योर पर्सनल फीलिंग्स, स्टार्ट राइटिंग द थिंग्स विच यू फील विच आर वेरी क्लोज टू योर हार्ट। अच्छा, तो क्या एक राइटर खाली वही लिखे जो बहुत महसूस करता है, या अपने ही ज़िंदगी के ज़ाती तजुर्बात को लिखे? नॉट नेसेसरी। अब आप बात करें राइटर जो फिक्शन लिखते हैं, जो कि स्टोरी राइटर्स हैं, जो कि जो अपनी इमेजिनेशन की बुनियाद पर लिखते हैं, जो कि वो कहानियाँ लिखते हैं जो अपनी इमेजिनेशन की वजह से लिखते हैं, जो उनके अपने साथ पेश नहीं आती, बट वो तख़य्युल को, अपने ख़यालात को बयान करते हैं। तो वो उनकी राइटर में कैसे असर पैदा होता है? तो इसका जवाब यही है कि जिस तरह मैंने आपको कहा कि आपके ज़ाती तजुर्बात आपकी तहरीर में रंग पैदा करते हैं, उसको बेहतर बनाते हैं, इसी तरह इमेजिनेशन भी अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा एक ब्लेसिंग है, अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई। अल्लाह ताला ने इंसान को क्रिएटिव बनाया है, अल्लाह ताला ने इंसान को एक इनोवेटिव माइंड दिया है, एक तख्लीकी जहन दिया है। अगर हम इंसानों के पास एक तख्लीकी जहन ना होता, तो आज तक जो आप देखते इतनी सारी जो इनोवेशंस हुई हैं, इतनी सारी जो साइंटिफिक इन्वेंशंस हैं, तो वो सब कैसे उनका वजूद आता, वो चीज़ें कैसे बनती? तो इसका रीज़न यही है कि अल्लाह ताला ने एक जहन दिया है, एक सोचने की सलाहियत दी है, एक तख्लीकी सलाहियत दी है। तो अपनी इमेजिनेशन अब कुछ लोगों की बहुत अच्छी होती है, अब सबकी उतनी अच्छी नहीं होती। तो अब जिसकी नहीं है, जिसको लगता है कि उसकी इमेजिनेशन इम्प्रूव करने की उसको ज़रूरत है, तो उसका क्या तरीका है? उसका तरीका यही है कि रीड अलॉट एंड रीड डाइवर्स टॉपिक्स, डिफरेंट चीज़ें पढ़ें, डिफरेंट कल्चर्स के बारे में पढ़ें, डिफरेंट राइटर्स को पढ़ें। तो इससे आपकी जो इमेजिनेशन है आपकी उससे आप यू विल गेट मोर आइडियाज़। जब आप डिफरेंट बातें, ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे जिनका ताल्लुक रियल वर्ल्ड से नहीं है, बट वो इमेजिनेशन पे बेस्ड स्टोरीज है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे पास हैरी पॉटर की है, जो कि इट्स वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुक्स एंड मोस्ट लाइक बुक्स, राइट। और वो क्या है, दैट स्टोरी इज़ नॉट अ रियल स्टोरी, है ना, वो तो एक इमेजिनरी स्टोरी है। बट देखें वो किस तरह की इमेजिनरी स्टोरी ने किस तरह कितने दिलों को छुआ, और कितने दुनिया भर में डिफरेंट कल्चर से ताल्लुक़ रखने वाले, डिफरेंट दुनिया के हिस्सों से ताल्लुक़ रखने वालों की फेवरेट बुक है। तो अपनी इमेजिनेशन, इससे भी आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं। तो थिंक अलॉट, अगर आपके पास एक क्रिएटिव जहन है, स्पेंड योर टाइम इन थिंकिंग एंड और इमेजिन करें, और डिफरेंट इस तरह का फिक्शनल लिटरेचर पढ़ सकते हैं, फिक्शन पढ़ें, तो इससे भी आपको एज ए राइटर बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। अब इसमें कभी कभार ये होता है कि हम राइटर्स को अक्सर आपको एक ताना मिलता है, वो ये होता है कि यू आर वेरी एब्सेंट माइंडेड, यू आर एन ओवर थिंकर। मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे जितने भी राइटर सुन रहे हैं वो इस बात से बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते होंगे। तो यस, वी रियली आर ओवर थिंकर्स, वी डू sit and we do think a lot, we are at times absent minded, क्योंकि हमारी एक अपनी दुनिया होती है। बट क्या इसका मतलब ये है कि हम इन बातों से थोड़े इन कमेंट्स से, इस तरह की बातों से हम सोचना छोड़ दें? नहीं, क्योंकि यही हमारा हम राइटर के लिए एक बहुत बड़ा खजाना, ये थिंकिंग स्किल, उसका इमेजिन करना, उसका ख्यालों में रहना, उसके लिए बहुत बड़ी स्किल है, तो उसको बहुत हेल्प आउट करती है। So it's okay if you think it is interrupting in your daily life, then maybe you can try to allot a time, जो आप maybe a morning time, और कोई ऐसा वक्त जहाँ आप without any distractions and without disturbing your personal life and your routine, आप आराम से सोच सकते हैं। इसीलिए एज ए राइटर आपके लिए ये भी बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि हम
भीड़ में होते हैं, हम लोगों के दरमियान होते हैं, हम कुछ लिखना चाह रहे होते हैं और हम डिस्ट्रैक्शंस हो रही होती है, शोर हो रहा होता है, कोई हमसे बात करना चाह रहा होता है, तो बात जो हमारे जहन में होती है वो चले जाती है। तो इसके लिए एक बहुत अच्छी टिप यही है कि रात के टाइम या सुबह के टाइम या किसी ऐसी जगह पे अगर आप वॉक पे जा रहे हैं और ऐसे वक्त पार्क के एक ऐसे हिस्से में जहाँ ज़्यादा लोग नहीं हैं, तो वो आप एक राइटर के लिए बड़ा ही कहते हैं ना कंफर्ट जोन होता है और उस वक्त आप बहुत अच्छा लिख सकते हो और बहुत कंफर्टेबली लिख सकते हैं। अच्छा जी, दूसरी बात, अब आपके अंदर एक राइटर तो मौजूद है, यकीनन तभी आप यहाँ पे इस लाइव सेशन को सुन रहे हैं, या आपके अंदर है या आपके किसी जानने वाले के अंदर है। अब सवाल ये पैदा होता है कि उस राइटर के साथ करना क्या है। बहुत सी बातें, बहुत सी टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की। अब जबकि उन टिप्स पर अमल किया, अब आप कोशिश में लगे हुए हैं कि अपनी राइटिंग को इन्हांस कर रहे हैं, आप रीडिंग कर रहे हैं, आप डिफरेंट वोकैबुलरी आपकी इम्प्रूव हो रही है, आप वर्ड्स आप वर्ड्स नोट कर रहे हैं, मीनिंग्स नोट कर रहे हैं, आप उन वर्ड्स को सेंटेंसेस में यूज़ कर रहे हैं, you try to imagine a lot, you try to make the most of your imagination, और आप आप रूटीन में कोशिश करते लिखें, क्योंकि लिख के, जैसे मैंने बात की, मसल है, राइटिंग मसल आपको इम्प्रूव होता है। अब क्या करना है जब इतना सब कुछ कर लिया, तो व्हाट नेक्स्ट? नाउ ट्राई टू शेयर योर राइटिंग। आप अपनी राइटिंग को शेयर करेंगे, आपको फीडबैक मिलेगा, तभी आपको पता चलेगा कि आप आपको एक तो पहली बात आपको जो इनकरेजमेंट है उसकी वजह से आपका लिखने का दिल चाहेगा, आप मज़ीद लिखेंगे और वो आपके लिए एक तरह से आपको वो चीज़ मज़ीद आपको लिखने पे उभारेगी। दूसरा ये है कि बाज़ दफ़ा लिखने पे हो सकता है आपको कोई पॉजिटिव कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का भी सामना हो, तो वो भी अच्छी बात है कि अगर आपको कोई ऐसी बात पता चल रही है, आपके रीडर्स आपको कोई ऐसी बात बता रहे हैं कि जिसकी वजह से अपनी राइटिंग को मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं, तो इससे अच्छी बात और कोई हो नहीं सकती। तो फीडबैक लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और फीडबैक लेने के लिए व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट? इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू शेयर योर राइटिंग समवेयर। तो कहीं भी आप अपनी राइटिंग्स ट्राई टू सेंड योर राइटिंग टू एनी मैगजीन, आप किसी ऐसी जगह पे भेजें जहाँ आपकी राइटिंग पब्लिश हो, और या अगर आप किसी ऑनलाइन कम्युनिटी का हिस्सा है। आज के ज़माने में इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू नेटवर्क विद पीपल। आज सोशल मीडिया के ज़माने में आप लोगों के सारे में आप अपने पर्सनल प्रोफाइल पर कुछ डाल रहे हैं, या बेहतर ये है कि आप किसी प्लेटफॉर्म पे डालें जहाँ पे रीडर्स, कोई ऐसी जगह जहाँ रीडर्स का जाना होता है, जो विज़िट करते हैं, रीडर्स आपको फीडबैक दे सकते हैं, या कोई राइटर्स कम्युनिटी हो, तो उससे आपके करियर को लिटरली आप समझें आपके करियर को 4 पहिए लग जाते हैं और फिर आप बहुत ही जल्दी आप बहुत ही तरक्की करते हैं। दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अच्छा जी, दूसरी बात जो कि मेरे ख्याल से एक बड़ी अहम चीज़ है, दैट इज़ टू इन्वेस्ट। अब देखें हम इन्वेस्ट कहाँ करते हैं? जिस चीज़ को हमें लगता है कि कोई चीज़ कोई अहमियत रखती है या जो चीज़ हमें बेनिफिट कर सकती है, हम वहाँ इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट का क्या मतलब है? क्या इन्वेस्ट का मतलब ये है कि खाली क्या ये लफ्ज़ खाली पैसों के लिए यूज़ होता है? इन्वेस्टमेंट मीन्स all types of investment. It means the investment of your energy, investment of your time, and yes, it does mean the investment of your money. अब ये है कि अब आपने अपनी राइटिंग मज़ीद इम्प्रूव करनी है। अल्लाह ताला ने तो आपको स्किल दी है। किसी हद तक आपकी स्कूल लाइफ में टीचर्स बहुत बड़ी है हमारे लिए। टीचर्स हमारे बहुत हेल्प करते हैं, हमारी सक्सेस के रीज़न हमारे टीचर्स होते हैं, जिनके अप्रिसिएशन की वजह से हम वहाँ होते हैं। आज हम बहुत कामयाब होते हैं। लेकिन इसके अलावा बहुत हद तक तो ग्रूमिंग हमारी स्कूल में हो चुकी होती है, स्कूल कॉलेज जो भी आपकी एजुकेशन जर्नी रही है। इसके अलावा आई विल सजेस्ट यू टू इन्वेस्ट। अगर आपने देखें करियर बनाना है, अगर आपका यू प्लान टू अर्न थ्रू अ सोर्स, देन व्हाई नॉट टू इन्वेस्ट इन इट। आप अपने जितने भी कोई भी कोर्सेज देखें, डोंट लेट दोज चांसेस गो। जब भी आपके लिए पॉसिबल हो, आपके लिए वो वक्त निकालना, आपके लिए अपने रिसोर्सेज इन्वेस्ट करना, पैसे लगाना, तो ज़रूर करें, क्योंकि इससे आपको आपकी सलाहियत में बहुत निखार आता है। मैं अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि इंसानों से बहुत सीखता है। इंसान का बेहतरीन मुताला इंसान ही है। वो ये है कि एज अ चाइल्ड आई लव टू रीड, और आई रिमेंबर व्हेन आई वाज अ किड, और मेरे किसी भी स्कूल के दिन न्यू सेशन स्टार्ट होता था और मेरी बुक्स आती थी,
तो आई रिमेंबर मेरी जो पहली बुक मैं खोलती थी वो उर्दू की बुक होती थी, एंड आई लव्ड उर्दू एंड आई लव टू रीड। और तो मैं पहले खोलते साथ वो बुक मैं चैप्टर्स स्टोरीज पढ़ती थी, बहुत मज़ा आता था। इसी तरह वो एक किताबों से की जो मोहब्बत होती है वो कहीं ना कहीं आपको पे ज़रूर करती है, आपकी स्किल को इन्हांस करती है, आपके लिए एक वक्त होता है आपकी हॉबी होती है, इवन हमेशा हॉबी रहती है। और इससे अच्छी बात क्या होगी कि आपका प्रोफेशन है वो आपकी हॉबी हो, तो इससे ज़्यादा आपकी ज़िंदगी खूबसूरत और कुछ नहीं बना सकता। तो आई यूज़ टू रीड अ लॉट, बचपन से रीडिंग का शौक़ था, फिर बचपन में उर्दू का ज़्यादा शौक़ था। देन अ टाइम केम एंड आई वॉज पैशनेट फॉर बोथ लैंग्वेजेस, उर्दू इंग्लिश। स्कूल में भी बहुत इंतज़ार रहता था लैंग्वेज क्लासेस का। आई वॉज वेरी लकी दैट आई गॉट सम रियली गुड टीचर्स, तो उन्होंने कुछ बहुत अच्छी राइटिंग एक्टिविटीज़ बहुत करवाई स्कूल में, जिसकी वजह से बहुत सीखने का मौका मिला। आफ्टर दैट let me share my most exciting experiences of my life, and that was that one of the most exciting experiences of my life was that I started teaching after intermediate in a school. I went there to get a job, and when I went there many of the teachers were on leave, so they were in need of a substitute teacher who could just take the class and who could just मैनेज द क्लास, क्योंकि टीचर्स लीव पे थे, तो कोई ऐसा टीचर हो जो पिक्चर्स ले ले, उनको उसकी ज़रूरत थी। बीइंग अ सब्स्टिट्यूट टीचर इनिशियली आई फेल्ट दैट आई वाज़न्ट दैट इम्पॉर्टेंट, कि मेरा कोई सब्जेक्ट नहीं है, आई एम नॉट अ सब्जेक्ट टीचर, आई जस्ट हैव टू गो टू डिफरेंट क्लासेस एंड बस क्लासेस में जाके पिक्चर्स लेने हैं। बट लेटर ऑन आई रियलाइज्ड कि आई वाज समवन who always disliked the typical education system and who always wanted to do something different. And then I was like, मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि this is the golden opportunity for me, क्योंकि being a substitute teacher, the school management was not expecting me to do something, उनकी कोई ऐसी expectation नहीं थी कि मैं specifically कोई काम कराऊंगी। उनका ये था बस पिक्चर ले लूँ, क्लास में चले जाऊँ, बच्चों को बस एक टीचर मौजूद हो क्लास में। But I was someone who loved to write, so what I started doing, I started teaching creative writing. अब इस स्कूल में मेरा ऑलमोस्ट हर क्लास में जाना हुआ, और फिर मैंने डिफरेंट क्रिएटिव राइटिंग की क्लासेस कंडक्ट की, फ्रॉम क्लास 3 टिल क्लास 9 और क्लास 10 आई थिंक, यस क्लास 10। मैंने डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाई अकॉर्डिंग टू द एज ग्रुप, क्योंकि ऑब्वियसली जो आप ग्रेड 10 के स्टूडेंट्स को करवा सकते हो वो आप ग्रेड 3 के स्टूडेंट्स को नहीं करा सकते। इवन इफ द थिंग इज सेम, if आप एक ही तरह की चीज़ करवा रहे हैं तो भी आपको बहुत उसको डिफरेंट तरीके से कराना होगा, क्योंकि ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द एज डिफरेंस उन बच्चों की, उन स्टूडेंट्स की डिफरेंट नीड्स होती हैं। सो दैट वाज अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। आई वॉज रियली एनकरेज्ड बाय द मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल, बाय द प्रिंसिपल। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो दैट वाज माय फर्स्ट टाइम एंड आई टॉट क्रिएटिव राइटिंग, और बहुत ही डिफरेंट एज ग्रुप्स को पढ़ाया। तो यही मैं आपसे कहूँगी कि अब जब आपके अंदर स्किल है तो अब आपको उस स्किल को लोगों को दिखाना है, या आपको उस स्किल का यू हैव टू मेक द मोस्ट ऑफ दैट स्किल। आपको लोगों को स्किल से बेनिफिट करना है, क्योंकि जब आप देते हैं तब आपको खुद ही बहुत कुछ मिल रहा होता है। व्हेन यू गिव अदर्स यू गेन अ लॉट। तो दैट इज़ व्हेन आई टॉट, एंड आई टॉट डिफरेंट एज ग्रुप्स। और फिर इसके बाद आई डिड सम, आई ऑल्सो रोट प्रोफेशनली डिफरेंट, मैंने कुछ अर्सा मैंने लिखा भी। इसके बाद देयर वाज अ ह्यूज गैप, काफ़ी सालों तक इतना नहीं लिखा था, बट आई डिड सेंड माई राइटिंग्स टू डिफरेंट मैगजीन्स। नाउ सिंस लास्ट ईयर आई हैव बीन राइटिंग, और अल्हम्दुलिल्लाह आज के सोशल मीडिया के ज़माने में द बेस्ट थिंग दैट यू हैव, द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू इज़ दिस सोशल मीडिया। यू कैन नेटवर्क विद डिफरेंट राइटर्स, आप उनसे सीख सकते हैं, आप अपना काम दिखा सकते हैं, आपको बहुत इनकरेजमेंट मिलता है। सो दीज थिंग्स आर वेरी हेल्पफुल। इसके अलावा मैं आपसे कुछ मज़ीद बात करूँगी। एक ऐसे मौजू पे मैं बात करना चाहती हूँ विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, और आप ये समझें कि शायद हमेशा से बात करना चाहती थी। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ज़हनब फॉर गिविंग मी दिस अमेजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर टॉकिंग, फॉर स्पीकिंग माई हार्ट आउट। तो आई विल डेफिनेटली टॉक अबाउट दैट, एंड दैट इज़ द एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। अब एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान में मैं स्पेसिफिकली लैंग्वेजेस की बात करूँगी।
हमारे यहाँ आमतौर पे लैंग्वेजेस किस तरह पढ़ाई जाती हैं, क्या वो एक बेहतरीन तरीका है या उसको मज़ीद निखारा जा सकता है? तो उम्मीद करती हूँ कि आप में से बहुत से लोग जो मुझे सुन रहे हैं मुझसे एग्री करेंगे वो, और कि उन्होंने शायद इस तरह पढ़ा हो या उनकी नॉलेज में वो स्कूल्स हो, एजुकेशनल प्लेसेस हो जहाँ उस तरह पढ़ाया जाता हो। अब मैं किस तरह की बात कर रही हूँ उस पर मैं आती हूँ। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ लैंग्वेज पढ़ाने को नहीं समझा गया। वी हैव इन आवर स्कूल्स यूजुअली टीचर्स कम and they teach something, they teach a chapter, the story, and after that what do? Question answers होते हैं, और वो टीचर क्या करती हैं, वो टीचर ब्लैक बोर्ड पे या वाइट बोर्ड पे क्वेश्चन आंसर्स लिखते हैं और बच्चे सामने बैठ के वो होके सारे स्टूडेंट दे कॉपी द आंसर्स। तो अब आप मुझे ये बताएं कि एक बच्चा जो 10 साल अपनी स्कूल लाइफ में उसने कॉपी पेस्टिंग की होगी, टीचर सामने बोर्ड पे लिख रहे हैं और स्टूडेंट बैठ के उसको पेस्ट कर रहे हैं, या तो ये होता है या ये होता है कि टीचर्स आते हैं वो बुक्स या वो बताते हैं कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन है, लाइन नंबर इस लाइन से आप मार्क करें और इस लाइन पे एंड करना है, वो बुक पे आंसर्स मार्क कराते हैं। जब इतना सब कुछ एक टीचर कर रहा है तो आप मुझे बताएंगे क्या आपको लगता है कि स्टूडेंट में कोई काबिलियत होगी? उस स्टूडेंट में अगर काबिलियत होगी भी ना तो आप इसको ख़त्म करें। जैसे कि मैंने कहा कि मसल्स जब यूज़ किए जाते हैं तो वो एफिशिएंट होते हैं, बट जब मसल्स को छोड़ दिया जाएगा तो अपनी एफिशिएंसी, अपनी फंक्शनिंग लूज कर देते हैं। तो आप उस स्टूडेंट को आप किसी काबिल ही नहीं छोड़ रहे हैं। क्या आपको पता है कि हमारे यहाँ जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स होते हैं जहाँ पे जब लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए जाते हैं, अगर आपने किसी इदारे में काम किया हो या आपकी नॉलेज में हो, मेरी नॉलेज में है इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो बेशतर आने वाले लोग, ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग आते हैं, दे डोंट इवन नो हाउ टू फिल द फॉर्म। उनको फॉर्म भी फिल करना नहीं आता। तो इससे ज़्यादा सोच की बात क्या है? मतलब एक इंसान अपनी ज़िंदगी के 10 साल एक स्कूल में लगा के, 2 साल एक कॉलेज में लगा के, इंटरमीडिएट के बाद या 4 साल ग्रेजुएट करने के बाद, 14 साल लगाने के बाद इस काबिल नहीं है कि वो एक फॉर्म फिल कर सके। वट आर वी डूइंग विथ अ यंगर जनरेशन? तो मैं आप में से अगर जो भी ऐसे लोग मुझे सुन रहे हैं जिनका ताल्लुक किसी एजुकेशन डिपार्टमेंट से है या नहीं भी है, तो चलें, अगर आप इवन इफ़ यू आर अ मदर, तब भी मैं आपसे यही कहूँगी कि अपने बच्चे की, आप माँ हैं, आप एक खाला हैं, आप एक फुप्पो हैं, आप एक नानी हैं, आप दादी हैं, whoever you are, लाइक आपके जो भी रोल है, आप उसमें ट्राई करें कि बच्चा काबिल हो। आप उस बच्चे को उस स्किल को यूज़ करना सिखाएं। अगर आप अनफॉर्चुनेटली बहुत ही हमारे यहाँ हाल ख़राब है, और नॉट जस्ट हमारे यहाँ, शायद किसी हद तक और भी दुनिया के हिस्सों में होता है, और हमारे यहाँ शायद चीज़ ज़्यादा महसूस होती है। तो यही है कि इवन आप देखिए क्रिएटिव राइटिंग, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, अपनी फैमिली के बच्चों में मैं देखती हूँ कि आप क्रिएटिव राइटिंग भी उस तरह नहीं टीचर सिखा रहे हैं। उसमें ये होता है कि होमवर्क मिल जाता है, वर्ड्स दे दिए ताकि, अच्छा टीचर स्कूल में काम क्यों नहीं करवा रहा? वाई इज़ द टीचर नॉट टीचिंग किड्स टू राइट? Why is the creative writing sent as a homework? किसी हद तक तो आप स्कूल में कराएं। आप अगर बच्चे को 7 वर्ड्स दे रहे हैं स्कूल में सेंटेंस बनाने के लिए, ठीक है, आप 3 या 4 घर के लिए दे दें। और आप देखिए क्रिएटिव राइटिंग, बीइंग अ क्रिएटिव राइटिंग टीचर माई सेल्फ, आई नो कि दिस इज समथिंग दैट रिक्वायर्स द टीचर टू बी प्रेजेंट। आप टीचर को स्टूडेंट के साथ मौजूद होना होता है। स्टूडेंट लिखता है, वो बात दफ़ा गलतियाँ करता है, टीचर उसको वापस करेक्ट करता है, स्टूडेंट वापस लिखता है। तो ये चीज़ ऐसे होती है, टीचर की मौजूदगी शर्त है। बट शायद लगता है कि या तो टीचर्स वो जिम्मेदारी लेने को कुछ टीचर्स नहीं तैयार। और मैं आपसे यही कहूँगी कि मेक योर किड्स राइट, ओनली देन दे विल बी एबल टू दे विल बी स्किल्ड। तो बच्चों को लिखने दें, उनको वर्ड्स मिल रहे हैं, लेट देम राइट। अब बच्चे में अगर नहीं है काबिलियत तो काबिलियत पैदा करनी होगी। कैसे करनी होगी? अगैन मेक देम रीड एंड मेक देम राइट। किसी हद तक आप उनकी इमेजिनेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए आप कुछ उनको आइडियाज़ दे सकते हैं, कुछ अर्सा थोड़ी बहुत दे सकते हैं, बट इसके बाद उनको छोड़ दें, उनको खुद करने दें। अगर आप नहीं करने देंगे तो बच्चे इस काबिल नहीं होंगे कि वो खुद से कुछ लिख सकें। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और एक और बात लैंग्वेज के हवाले से, जैसे मैंने आपसे कॉपी पेस्टिंग वाली बात की, इसी तरह मैं आपसे एक और भी बात करूँगी, और वो बात ये है कि हमारे यहाँ जो लैंग्वेज है जो मोस्टली स्कूल्स में होती है वो ये होता है कि रिटन एग्ज़ाम होता है
कोई कॉन्वर्सेशन की प्रैक्टिस नहीं होती कि स्पीकिंग बच्चे करें, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो। आमतौर देखो उर्दू इज़ अ नेशनल लैंग्वेज, ठीक है। वैसे तो मेरा मानना है हर लैंग्वेज की इसी तरह प्रैक्टिस की जानी चाहिए, उस लैंग्वेज की स्पीकिंग की भी प्रैक्टिस की जाए, रीडिंग की भी की जाए, राइटिंग की भी की जाए और उसकी लिसनिंग की भी प्रैक्टिस की जाए। बट हमारे यहाँ रीडिंग राइटिंग तो होती है, जो एरियाज निगलेक्टेड हैं वो कौन से हैं? वो कॉन्वर्सेशन नहीं होती, स्पीकिंग नहीं होती, लिसनिंग नहीं होती। लिसनिंग ये है कि टीचर्स रीड कर रहे होते हैं तो कर रहे, स्टूडेंट सुन रहे होते हैं, लेकिन उस पर खासी तवज्जो नहीं दी जाती। तो यही रीज़न है कि जैसे मैंने कहा कि 10, 12, 14 साल लगाने के बाद भी स्टूडेंट उन एरियाज में बिल्कुल लैक करता है। वो बिल्कुल भी उसमें इतनी काबिलियत नहीं होती कि वो जब एक यूनिवर्सिटी से निकले या जब किसी जगह जॉब करना चाहे या व्हाटएवर, जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखे तो वो इस काबिल नहीं होता कि वो कुछ कर सके। तो लिसनिंग की प्रैक्टिस ज़रूरी है। अब आप मुझे बताएं लैंग्वेज को उर्दू में हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं ज़ुबान। ज़ुबान क्या होती है? ज़ुबान से हम क्या करते हैं? ज़ुबान से हम बातें करते हैं। अब आप एक ज़ुबान को सिर्फ अगर लिख के सिखा रहे हैं या चले ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ने किताब पढ़ ली बट आप कॉन्वर्सेशन की प्रैक्टिस नहीं हो रही, तो इस तरह तो फिर वो बहुत इफेक्टिव तरीका नहीं है। इसी तरह आप मुझे बताएं कि एक बच्चा जब पैदा होता है उसको लैंग्वेज आती है? क्या एक न्यूबॉर्न बेबी क्या न्यूबॉर्न बेबी पैदा होते साथ बोलना शुरू कर देता है? नहीं करता। तो एक न्यूबॉर्न बच्चा पैदा होते साथ अम्मी एक्सक्यूज मी जी, तो एक न्यूबॉर्न बेबी पैदा होते साथ वो बातें नहीं करता है, ठीक है। तो वो कब बोलना शुरू करता है? वो बात जब करना शुरू करता है जब वो सीखता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसके पेरेंट्स उसको बैठ के उसको कुछ रीडिंग राइटिंग कराते हैं। रीडिंग राइटिंग तो वैसे ही नहीं कर सकता, वो सुन के सीखता है। जब वो सुनता है तो वो सीखता है। तो इसी तरह इसी नेचुरल मेथड के ज़रिए हमें हमारे स्कूल्स में भी सिखाने की ज़रूरत है, ठीक है। कॉन्वर्सेशन हो, बच्चे सुने ज़्यादा से ज़्यादा, इसी तरह वो सीखेंगे। बट हमारे यहाँ होता ये है कि अगर बच्चा एक सेकंड लैंग्वेज सीख रहा है, फॉर एग्जांपल इंग्लिश ही है हमारी उर्दू के बाद जो सबसे ज़्यादा स्कूल्स में पढ़ाई जाती है। इसके अलावा सिंस वी लिव इन द प्रोविंस ऑफ सिंध, तो यहाँ पे सिंधी भी पढ़ाई जाती है जो कि अगैन मेट्रिक सिस्टम में होती है, और तो वहाँ पे पढ़ाई जाती है। अरबिक कुछ स्कूल्स में होती है। तो यही तरीका होना चाहिए कि बच्चे सुने और सुनने के बाद बच्चे बोलें। बोलना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों की कॉन्वर्सेशन की प्रैक्टिस नहीं होती है तो बच्चे को वो लैंग्वेज आती ही नहीं है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रैक्टिस की जाए, स्पीकिंग की प्रैक्टिस की जाए। कितने आप देखिए हमारे यहाँ जो लोग करना चाहते हैं, जब स्कूल से निकलने के बाद या सीनियर क्लासेस में जाने के बाद उनको एहसास होता है इस कमी का जो उनके अंदर होती है कि इतने साल लगाने के बाद भी वो बोल नहीं सकते। तो आपको नहीं लगता है हमारी एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ा फ्लॉ है जिसका करेक्शन ज़रूरी है, जिसको हमें बेहतर करने की ज़रूरत है? मतलब कितना वेस्ट है, इतने साल इतने घंटे लगाने के बाद भी बच्चे लोग खाली हाथ ही रह जाते हैं। फिर हम क्या कर रहे हैं? तो ये बात थी जो मैं आपसे करना चाहती थी। इसके बाद सिंस माय टॉपिक इज द मैजिक ऑफ वर्ड्स, तो इसके बारे में हम बात करते हैं कि अल्फाजों में जादू कैसे पैदा होता है। क्या अल्फाजों में जादू पैदा करने का मतलब ये है कि बहुत फैंसी वर्ड्स यूज़ किए जाए, तरह तरह के नए लफ्ज़ों को यूज़ किया जाए? नहीं, ज़रूरी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी तहरीर में एज अ राइटर डेफिनेटली आपकी नॉलेज में अच्छी वोकैबुलरी होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अल्फाज वो तासीर, वो जादू नहीं पैदा कर सकते। अल्फाज मोहताज होते हैं अल्फाज मोहताज होते हैं अच्छी सोच के। आप देखिए बहुत से राइटर्स होते हैं, उनकी लैंग्वेज स्किल्स अच्छी होती हैं, उनकी राइटिंग्स में आपको कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं मिलेगी। उनकी राइटिंग्स में आपको कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं मिलेगी। दे कैन राइट वेरी वेल। बट क्यों कुछ राइटर्स को उनके मुकाबले में ज़्यादा पसंद किया जाता है? क्योंकि कुछ राइटर्स अपनी सोच के ज़रिए उनकी सोच के ज़रिए उनकी तहरीरों में वो रंग भरते हैं कि जो लोगों के जो रीडर्स को बहुत टच करती हैं। तो अलॉन्ग विथ गुड लैंग्वेज स्किल, गुड नॉलेज ऑफ ग्रामर, गुड स्पीकिंग स्किल, गुड राइटिंग स्किल, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ टू राइट ऑन डाइवर्स टॉपिक्स।
इस ये रीज़न है कि जब कोई इंसान कोई बहुत डिफरेंट सी बात के बारे में लिखता है, अब अगर आपको एक ऐसी बात सोचते हैं जो आपको लगता है कि सोसाइटी उस तरह नहीं सोचती, और आपको लगता है कि सोसाइटी को उस तरह सोचना चाहिए, आप अपने उस परसेप्शन को लोगों के साथ इंट्रोड्यूस कीजिए। इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी, एंड वो एग्जांपल है नजरीन फजल की। अब नजरीन फजल कौन है? नजरीन फजल इज़ एन इंडियन राइटर एंड अ ब्लॉगर, and what does she write about? I came across her, and got to know her in 2017, और उनका एक पोस्ट बहुत वायरल गया था। अब वो पोस्ट किस बारे में था उस पर बात करते हैं। उन्होंने अपने उस पोस्ट में शेयर किया था कि उनकी शादी किस तरह हुई, ठीक है, उन्होंने अपने हस्बैंड को कैसे चूज़ किया, और उसमें उन्होंने लिखा था कि हमारे यहाँ जब हम कहीं कुछ खाने जाते हैं किसी रेस्टोरेंट में, तो हम उसका मेन्यू चूज़ करने में शायद फिर भी थोड़ा टाइम लगा देते हों, बट हम जब ये फैसला करते हैं कि ज़िंदगी किसके साथ गुजारनी है, तो वो फैसला विदाउट थिंकिंग, विदाउट गिविंग मच थॉट, ऐसे ही डिसीजन ले लिया जाता है। तो ऑब्वियसली अब ये वो बात है जो किसी भी एशियन, इंडिया, पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले के दिल को छू सकती है। अब उनकी शादी किस तरह हुई, इसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने एक बहुत ही डिसेंट तरीके से उनके हस्बैंड से इन्होंने ऑलमोस्ट 80 ईमेल्स उन्होंने एक्सचेंज किए, जिसके ज़रिए दे ट्राई टू नो ईच अदर। अब यही बात हम हमारे माशरे में ख़ुद को उस जगह पे रख के देख लें कि हमारे यहाँ अगर कोई इतने ईमेल्स एक्सचेंज क्या करना चाहेगा, तो क्या उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, या उसको सपोर्ट किया जाएगा, उसको इनकरेज किया जाएगा? यूजुअली व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड इन अ सोसाइटी, हम उस माशरे से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ अभी भी ड्रामों में या जहाँ के लिटरेचर में, स्टोरीज़ में क्या बताया जाता है? स्टोरीज़ में ये बताया जाता है कि पेरेंट्स अनहैप्पी होते हैं अगर कोई उनकी औलाद अपनी मर्ज़ी से किसी से शादी करना चाहें। हम उस माशरे का हिस्सा हैं। अब उसमें अगर कोई एज राइटर अपने ऐसे एक्सपीरियंस शेयर करता है कि उसने इतना सोच के, और वो राइटर भी कोई मेल राइटर नहीं है, वो एक फ़ीमेल राइटर है, वो शेयर कर रही है कि शी एक्सचेंज 80 ईमेल्स विथ हर हस्बैंड टू बी, अब तो उनके हस्बैंड है लेकिन उस वक्त नहीं थे, टू फिगर आउट इफ ही वाज द राइट पर्सन और नॉट। और फिर जाके शी रियलाइज कि हाँ, शी कुड गो अहेड। अगैन दिस इज़ नॉट अ गारंटी, ऑब्वियसली। डिफरेंट पीपल अप्रोच हर, उन्होंने ऐसे सवाल भी किए कि अच्छा क्या ये गारंटी है? तो देखिए, गारंटी तो कुछ नहीं है, बट ये है कि दिस वाज हर वे ऑफ गोइंग अहेड विथ एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन ऑफ हर लाइफ, राइट? तो उनका ये पोस्ट बहुत वायरल गया। नजरीन फजल ने जब ये अपना पोस्ट इंटरनेट पे शेयर किया, इट वेंट वायरल, इतने लोगों ने शेयर किया, डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में पब्लिश हुआ। तो ये उनकी बात थी, उनकी ज़ाती ज़िंदगी का एक तजुर्बा था जिसके ज़रिए उन्होंने कई लोगों के ना सिर्फ दिलों को छुआ, बल्कि उनकी सोच को भी बदलने में यकीनन एक अहम किरदार अदा किया। तो ये बात है। इसी तरह मैं आपके साथ एक और एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि वो ये है कि इसी तरह एक मैंने स्पीच सुनी थी जो कि एक बच्ची ने की थी, एक टेड टॉक थी, और एंड शी वाज एन इंडियन गर्ल, अ लिटिल इंडियन गर्ल, her name was Ishita Katyal, and that little girl, I really loved what she said। और उस बच्ची ने ये कहा कि अक्सर हम बच्चों से जो सवाल किया जाता है वो ये किया जाता है कि आप बड़े होंगे तो क्या बनेंगे, what do you plan to be when you grow up। तो उस बच्ची की ये सोच थी कि why do we need to wait to grow up, हम बच्चों को बड़े होने का क्यों इंतज़ार करना है, कुछ करने के लिए, किसी काबिल बनने के लिए हम क्यों अभी नहीं कर सकते? And that little girl is a writer. She wrote a book. तो देखिए, that girl had a very different thinking, right? और हम में से बहुत से रिलेट कर सकते होंगे। हम जब छोटे थे हमसे बड़े यही सवाल करते थे कि what do you plan to be, what is your aim in life, बड़े होके क्या करना है। और शायद हम लोग जो कि अब बड़े हो चुके हैं, हम शायद बच्चों के साथ इसी तरह के सवाल करते हो। बट इशिता का सोचने का एक अलग अंदाज था, उनकी अपनी सोच थी, तो उन्होंने ये बात की। तो अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई ऐसी सोच है जो माशरे से अलग है या आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, और तो आप ज़रूर करें। तो इफ़ यू हैव डिफरेंट आइडियाज़, देन दोज डिफरेंट आइडियाज़ विल क्रिएट मैजिक, ओके। इसी तरह मैं आपके साथ अच्छा और क्या चीज़ हो सकती है। दूसरा ये कि एक हम सब की ज़िंदगी में जो ज़रूरत है, दैट इज़ द नीड ऑफ ह्यूमर। ज़िंदगी की कहते हैं ना, लाइफ की क्वालिटी मेंटेन करने के लिए, लाइफ को खुशगवार रखने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी ज़िंदगी में ह्यूमर हो।
अब ह्यूमर अगर आप चाहते हैं तो आई एम गोइंग टू रिकमेंड यू 2 ब्लॉगर्स. वन इज़ नायाब शौकत, उनके ब्लॉग्स होते हैं नून मीम के नाम से, बहुत ही अच्छे होते हैं. शी इज़ अ मदर एंड अ वाइफ. तो अपनी डेली लाइफ के जो डेली लाइफ के इवेंट्स हैं बहुत ह्यूमरसली लिखती हैं. और अगर आप आई विल रिकमेंड ईच ऑफ यू टू फॉलो हर ब्लॉग, हर फेसबुक पेज, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इट विल मेक यू लाफ, इट विल मेक योर लाइफ वेरी गुड, इट विल मेक योर लाइफ वेरी एंजॉयबल. इसी तरह एक और राइटर है सारा दी फवाद, एंड हर राइटिंग्स आर ऑल्सो वेरी ह्यूमरस, वेरी इंटरेस्टिंग टू रीड, वेरी फनी. डू फॉलो देम. इसी तरह आप में से जो लोग का सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है और जिनको लगता है कि वो अपने सेंस ऑफ ह्यूमर के ज़रिए एक बेहतर एक अपना एक करियर में उनको उनका सेंस ऑफ ह्यूमर हेल्प कर सकता है, देन यू शुड रियली गो फॉर इट, राइट. और सही चलें जी. और इसके अलावा मैंने बहुत से पॉइंट्स लिख के रखे थे कि मैं उन मौज़ूआत पे आपसे बात करूँगी जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए. उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के सेशन से फ़ायदा हासिल हुआ होगा. गिव मी योर फीडबैक और टेक केयर, हैव फन. मैं अपने सेशन का यहीं इख्तिताम करूँगी. थैंक यू सो मच. थैंक यू ज़ैनब फॉर गिविंग मी दिस अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, एंड थैंक्स टू एवरी सिंगल पर्सन who listened to me, जिसने अपने कीमती वक्त को मेरी बात सुनने के लिए लगाया. थैंक यू सो मच. मज़ीद मैं अपने बारे में ये बताना चाहूँगी कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि आई एम अ क्रिएटिव राइटिंग टीचर, सो आई डू हैव अ फेसबुक पेज विद द नेम ऑफ राइटर्स हेवन. आप वहाँ पे आ सकते हैं. इफ़ यू वांट टू स्टे अपडेटेड अबाउट माय अपकमिंग कोर्सेज देन डू फॉलो एंड लाइक दैट पेज. उसमें डिफरेंट एज ग्रुप्स के होते हैं. आई हैव बीन टीचिंग यंगर किड्स, but alhamdulillah in my recent course there were some adults as well, so and I do plan to teach adults too. So do like my page or do follow my page in order to stay updated about my upcoming courses. Take care, have fun, see you next time inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.